हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक न्यू मैनवा एक्सप्लेनेशन में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आज मैं अपने वादे के अनुसार लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल न्यू मैनवा सीरीज़। मेरा यकीन मानिए, ये बहुत ही मज़ेदार मनवा है और आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। यकीन मानो ब्रो, इट्स अ ब्रो प्रॉमिस। तो चलिए बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। मनवा की शुरुआत होती है एक आदमी से जो पूछ रहा होता है, क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? वो सबको सॉरी बोलता है और कहता है कि वो बहुत कमज़ोर था और क्रिस को ही हीरो होना चाहिए था, न कि उसे। एक औरत उसे ये सब ना कहने को बोलती है। हमें पता चलता है कि उसका नाम एवन है और वही इस कहानी का हीरो है। वो औरत कहती है कि सबने अपनी पूरी कोशिश की थी और अगर सर क्रिस, जो कि एक जीनियस है, ने बस थोड़ी जल्दी सोर्ड्समैनशिप सीख ली होती तो शायद वो 9 सितारे से भी आगे निकलकर 10 सितारे का हीरो बन जाता। अगर ऐसा होता तो शायद ये दोनों मिलकर इस एंड को रोक सकते थे। और ब्रो, वो तो एक तरह से सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स का गॉड है, क्योंकि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है लेकिन साथ ही मास्टर ऑफ ऑल भी। उसने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ दी है और उसका निकनेम है द ग्रेट एक्स्ट्रा। इस ग्रेट एक्स्ट्रा की जर्नी शुरू हुई जब वो 20 साल का था। उस वक्त उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया था और सक्सेस का सपना देखते हुए बैक एलीज में काम कर रहा था। वहीं उसने देखा कोई इशारा कर रहा है। जैसे ही वो पलटा, उसने देखा स्काई में फ्लाइंग वाइवर्न्स है और ये था मैजिक एम्पायर पर इन्वेजन, डीमन किंग ऑफ कार्नेज की तरफ से, जिसे एज ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया। जब सारे लोग पैनिक कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें, उसे पता चला कि एक पार्टी रिक्रूट की जा रही है जो हीरो के साथ ट्रैवल करेगी और ये एक जिंदगी में बस एक बार मिलने वाला मौका है। उसे लगा कि अब ग्रेटनेस हासिल होगी और वॉर खत्म होने के बाद वो दिल खोलकर वेल्थ और ऑनर एंजॉय करेगा। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई और डोमिनियन ऑफ लाइट हार गया, डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में चला गया। अब एवन बोलता है, अगर वो कुछ बदल सकता तो वो यही चाहता कि टाइम वापस चला जाए ताकि सर क्रिस को हीरो चुना जा सके। क्रिस पूछता है, हीरो से क्या मतलब है? वो कहता है कि अगर टाइम भी वापस चला जाए तो भी वो ये सब फिर से नहीं करना चाहेगा। एक ज़िंदगी सफ़र करने के लिए काफ़ी है और अब इस वक्त डे ड्रीम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया अब ख़त्म होने ही वाली है। सब ऊपर स्काई की तरफ देख रहे होते हैं और वो कहता है, दिस इज़ रियली इट। और अपनी अगली ज़िंदगी में अगर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है तो वो बस इतना चाहता है कि उसे किसी रिच फैमिली का बेटा बनाकर भेजा जाए। यही उसका आखिरी थॉट होता है। और सीन जंप करता है थोड़ी देर बाद। अब वो अपने हाथों को देखकर कह रहा होता है कि वो सच में रिग्रेस हो गया है और अब वो मैजिक एम्पायर की एक रिच फैमिली के यंग मास्टर के बॉडी में पैदा हुआ है। ये जगह है डार्क मैजिक क्लैन। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये 12 क्लैन में से एक है जो मैजिक एम्पायर को सपोर्ट करते हैं। उसने अंदाज़ा लगाया कि उसने 15 साल पीछे टाइम ट्रैवल किया है। मतलब वो एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले लौट आया है। उसे लगा था उसने पिछली ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि डीमन बीस्ट्स को गार्डनिंग करते देखेगा। और सबसे बड़ी बात, उसे पता है कि वो किसके बॉडी में है। उसका नाम है क्रिश्चियन वॉन बैरन कजार। अब हम क्रिस को देखते हैं अपने पीक पर, जहाँ वो एक फॉक्स वुमन से बात कर रहा होता है। वो औरत उसे बता रही होती है कि एक डेंजरस इंसान है जिसका मिडल नेम वॉन है। वो बताती है कि काउंट काजार का घर बारून काउंटी की एक ब्रांच फैमिली है, यानी डार्क मैजिक क्लैन की। क्रिस पूछता है, तो क्या ये थोड़ी कमज़ोर फैमिली है? वो कहती है, नहीं, ये भले ही ब्रांच फैमिली है लेकिन डार्क मैजिक क्लैन में इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और हाँ, ये लोग बहुत रिच हैं और शायद ही कोई होगा मैजिक एम्पायर में जिसने इनका नाम ना सुना हो। उनके दो पोटेंशियल सक्सेसर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेटा क्रिश्चियन एकदम घटिया इंसान है। वो हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। आखिर में काउंट काजर ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन ये अब पुरानी बात हो चुकी है। क्रिस पूछता है, वाई? क्या उसने सुधरने की कोशिश की?
वो कहती है, नहीं एक्चुअली उसे उसके अपने ही रिश्तेदारों ने मार डाला। अब क्रिस रियलिटी में वापस आता है, पसीने से तरबतर है, और कहता है, मैं तो बस एक आम रिच फैमिली का बेटा बनना चाहता था, तो फिर मुझे रिग्रेस होकर यही बनना पड़ा। सिर्फ यही इंसान मिला था। अब जब उसकी मौत तय है तो वो सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। वो खुद से कहता है कि सोचो ज़रा, अभी तो इस बॉडी में आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। नाम भी उसके असली नाम से काफ़ी मिलता जुलता है, और 2 साल बाद उसकी मौत होने वाली है। उसे याद आता है कि काउंट गजार के घर से उसे एलिमिनेट कर दिया गया था, और ये वही फैमिली है जो ऑनर को बहुत सीरियसली लेती है। मतलब ये तय है कि वो इंसान ज़िंदगी में बहुत ही घटिया इंसान रहा होगा। अब वो सोचता है कि अगर वो बस शांति से और आराम से रहे तो शायद मौत से बच सके। लेकिन फिर वो खुद को रियलिटी चेक देता है, अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे होगा यार। रग्नारॉक यानी दुनिया का अंत, यही असली वजह थी डीमन किंग ऑफ कार्नेज के वॉर शुरू करने की। उसका असली मकसद था ह्यूमैनिटी को एक सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल करना, ताकि रैग्नारॉक कंप्लीट हो सके। और जब तक सबको ये बात समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोमिनियन ऑफ लाइट और पूरी दुनिया दोनों का अंत हो गया था। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे सिर्फ बचना नहीं, बल्कि इस एपोक्लिप्स को रोकना भी है। डीमन किंग ऑफ कार्नेज तो एक तरफ है, लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि मैजिक एम्पायर के असंख्य फील्ड्स उसे पूरी लॉयल्टी से सपोर्ट करते हैं। इस सब को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसे डीमन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। इस पॉइंट पर उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, उसे डीमन एम्परर बनना होगा और मैजिक एम्पायर की सबसे ऊंची जगह पर बैठना होगा। उसके पास अभी 5 साल हैं, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले। तो वो सोचता है, चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पता सक्सेस मिल जाए। अगर सब सही रहा तो पूरी एम्पायर मेरी होगी। सीन कट होता है, अब उसके फादर टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्ला रहे होते हैं, मैंने कहा था कमरे में रहो, और अब यहाँ आकर मुझे फेस दिखा रहे हो। अभी कुछ दिन पहले जो तुमने किया था, उसके बाद तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। अगर अब एक भी गलती की, मैं खुद तुम्हारा सिर काट दूंगा। क्रिस सोचता है, काउंट कज़ार वाकई में एक दमदार इंसान है, लेकिन वो कहता है कि वो माफ़ी मांगने आया है अपने सारे पुराने गुनाहों के लिए। क्योंकि अगर उसे अपनी प्लान आगे बढ़ानी है तो उसे अपनी ख़राब इमेज को बदलना होगा। उसके पिता पूछते हैं, तू कहना क्या चाहता है? क्रिस घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, अब से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसके पिता हैरान होकर पूछते हैं, तू क्या सोचता है, तू मुझे यकीन दिला देगा ये सब करके? अभी कुछ दिन पहले ही तूने जो ड्रामा किया था, क्या तू मेरा मजाक बना रहा है? क्रिस सोचता है, आखिर मैंने किया क्या था? इतनी कहानी है अपने बारे में कि अब्बा समझ भी नहीं आता कि असली गुनाह क्या था। फिर क्रिस कहता है, आपका मुझ पर से भरोसा उठना मेरी ही गलती है, पर 3 दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि मेरी कुछ यादें खो गई थी। अब जब मैंने अपने पास्ट एक्शंस पर प्रॉपरली सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक कितनी गलत लाइफ जी रहा था। अब उसका दिल सच में बदल चुका है। उसके पिता कहते हैं, तेरे बहाने तो मैंने अनगिनत बार सुने हैं। क्रिस जवाब देता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं होता। अब मैं आपको अपने एक्शन से दिखाऊंगा। और फिर वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पनिशमेंट केव में भेज दें। मैं वहाँ 1 महीना रहूंगा और आपको खुद का एक बदला हुआ क्रिस दिखाऊंगा। हमें पता चला कि पनिशमेंट केव एक तरह की जेल है जो हाई स्टेटस फील्ड्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऐसी जगह है जहाँ न तो रोशनी होती है और न ही इंसान की पांचों सेंसेस काम करती हैं। वहाँ कुछ ही दिन बिताना किसी की मेंटल स्टेट को पूरी तरह तोड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए ये जगह क्रिस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसे दूसरों की नज़रों से दूर किसी जगह की ज़रूरत है। उसके पापा उससे पूछते हैं क्या वो वाकई में पूरा 1 महीना वहाँ बिताने वाला है, क्योंकि उन्हें शक है कि वो आधा दिन भी नहीं टिक पाएगा। क्रिस कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि ये जगह कितनी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो अपने पिता से कहता है कि उस पर ट्रस्ट करे। उसके पापा उसकी तरफ नीचे देखते हुए पूछते हैं कि
क्या उसे ये भी याद है कि उन्होंने ये सेम कॉन्वर्सेशन कितनी बार की है? हर बार वो सिर्फ उन्हें और ज़्यादा डिसअपॉइंट करता आया है। लेकिन वो एक आखिरी चांस देने को तैयार है। अगर 1 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला तो वो उसे क्लैन से बाहर निकाल देंगे। क्रिस कहता है कि ऐसा करना उसके लिए डेथ सेंटेंस जैसा होगा, क्योंकि क्लैन की प्रोटेक्शन खत्म होते ही बहुत सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये रिस्क लेना वर्थ इट है। वो अपने पापा से कहता है कि उसे सब समझ में आ गया है, लेकिन अगर वो साबित कर दे कि उसने खुद को बदल लिया है तो क्या वो उसकी एक रिक्वेस्ट मानेंगे? पिता थोड़े इरिटेटेड होते हैं और कहते हैं कि वो बहुत एरोगेंट लग रहा है, जैसे उसे पूरा भरोसा है कि वो बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो सच में उन्हें दिखा दे कि वो बदल चुका है तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेंगे। हालांकि उन्हें भरोसा नहीं कि ऐसा कभी होगा। कुछ समय बाद क्रिस के रूम में उसका बटलर आता है और कहता है कि पनिशमेंट केव तैयार है। उसका नाम कॉक्स है और वो एक हाफ वैम्पायर है। क्रिस बस इतना कहता है, ठीक है, और दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। हॉलवे में जितनी भी मेड्स और बटलर्स होते हैं सब आपस में विस्पर कर रहे होते हैं कि क्या उन्होंने सुना कि क्रिस ने खुद ही केव में जाने की बात की है। सब सोचते हैं कि वो अब कौन सी नई चाल चल रहा है। एक बार उसने पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी को इंसल्ट कर दिया था और उस इंसिडेंट के लिए काउंट को खुद माफ़ी मांगनी पड़ी थी। राइवल क्लैन के सामने फेस बचाना बहुत एम्बेरसिंग था। सब यही सोचते हैं कि क्रिस कब मैच्योर होगा या शायद कभी नहीं होगा। अब सब बेट लगाने लगते हैं कि वो केव में कितने दिन टिक पाएगा। कोई कहता है 2 दिन मैक्स। लेकिन क्रिस हॉलवे में आराम से मुस्कुरा रहा होता है। हम देखते हैं कि शायद उसका छोटा भाई भी सब कुछ सुन रहा है। फिर सीन पनिशमेंट केव पर कट होता है। कॉक्स उसे बताता है कि वो पहुंच चुके हैं। क्रिस एक स्टैच्यू की तरफ देखता है, लेकिन पता चलता है कि वो असल में स्टैच्यू नहीं बल्कि एक डेथ नाइट है, एक गार्ड। क्रिस कहता है कि ये मैजिक एम्पायर को बिल्कुल सूट करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये लोग अंदर ना आए। तभी हम सुनते हैं कि कोई उसे पुकार रहा है, उसका छोटा भाई। क्रिस पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, जानी पहचानी शक्ल है। वो उसका बायोलॉजिकल छोटा भाई है, एक मॉडल स्टूडेंट जिसका नाम है थर्न वॉन बैरन कजार। थर्न बिना कुछ बोले अपनी रेपियर निकालता है और उसे क्रिस की गर्दन की तरफ थ्रस्ट करता है, लेकिन ठीक उसके सामने रुक जाता है। क्रिस बिल्कुल भी नहीं डरता। वो सीधे अपनी भाई की आंखों में देखता है, लेकिन अंदर से वो पैनिक कर रहा होता है। उसे सच में डर लग गया था। क्रिस अपने भाई से पूछता है कि उसका यहाँ क्या काम है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसे विदा कहने आया है। थर्न कहता है कि क्रिस को पता होना चाहिए कि वो फैमिली के लिए एक डिसग्रेस है, और अगर उसने फिर से फैमिली की इज्जत को नुकसान पहुंचाया तो वो खुद उसे मार डालेगा। ये उसका आखिरी वार्निंग है, समझा? क्रिस सोचता है कि ज़रूर पिछले जन्म में थर्न ने ही उसे मारा था। वो उसे पहले मिल चुका है, डिस्ट्रक्शन के ज़माने में, जब थर्न एक मशहूर फींड था जो कर्स्ड मैजिक का मास्टर था। क्रिस सोचता है कि बचपन में तो थर्न काफ़ी क्यूट था और अब भी लगता है कि उसने खूब मेहनत की है, लेकिन क्रिस के सामने वो सिर्फ एक बच्चा है और क्रिस ने डिस्ट्रक्शन के दौर की सबसे बुरी चीज़ें देखी हैं। क्रिस अपने भाई से कहता है कि अब हट जाए। थर्न पूछता है, तूने क्या कहा? क्रिस कहता है, मैं समझ गया, अब तू जा सकता है। थर्न आखिरी बार उसे देखता है और कहता है, मैं सीरियस हूँ। लेकिन क्रिस उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और अंदर चला जाता है, जिससे बाहर का माहौल एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। थर्न गुस्से में चिल्लाने लगता है और कॉक्स से पूछता है, उसके एटीट्यूड का क्या मतलब था? अंदर क्रिस आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ना वो कुछ देख पा रहा है और ना ही कुछ सुन पा रहा है। बस हल्की सी सेंसेशन उसकी उंगलियों के आसपास महसूस हो रही है। उसे लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि कैदी कम से कम वो चीज़ें महसूस कर सकें जो वो अपने साथ लाए हैं, वरना तो वो भूख से मर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान ऐसी जगह में कुछ ही देर में मेंटली टूट जाएगा, लेकिन क्रिस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले भी इससे कहीं बुरी सिचुएशंस फेस कर चुका है
अपने ट्रेजर हंटर वाले टाइम में। और वैसे भी उसकी ये 5 सेंसेस ब्लॉक करने की चाहत खुद की है, क्योंकि इससे वो अपने अंदर और गहराई से देख सकेगा। अगर ऐसा ना हो तो वो अपने इस टूटी फूटी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये प्रोसेस काफ़ी टाइम और लक मांगता है, लेकिन क्रिस के पास वो मेडिकल स्किल्स हैं जो उसने डिवाइन डॉक्टर बनने की जर्नी में सफ़र करके सीखी है। साथ ही वो बोन कंप्रेशन आर्ट भी, जिसे उसने सर्कस से मॉडिफाई किया है। और आखिर में उसके पास हैं मैजिक स्टोन्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले। सच कहें तो उसे लगा था कि वो मैजिक स्टोन्स कभी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन शायद एलीट क्लैन ने उसकी रिक्वेस्ट को सुन लिया। ये उनकी जेनरोसिटी है, जबकि वो उन्हें कुछ भी नहीं लगता। पिछले जन्म में तो उसे और एवन को ये स्टोन्स पाने के लिए खान में मजदूरी करनी पड़ी थी। अब शुरुआत होगी वाइट मैजिक स्टोन से, जो उसकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करेगा। ये बोरिंग स्टेज है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। उसे वाइट मैना से अपनी बॉडी में जमा हुई हर एक टॉक्सिन को धीरे धीरे साफ करना होगा। इस प्रोसेस में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो पूरे शरीर में इंटेंस पेन महसूस होता है। क्रिस जैसे ही प्रोसेस शुरू करता है, उसे एक अजीब सी चुभन महसूस होती है, जैसे जब कोई बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठा हो और पैरों में झुनझुनाहट होने लगे। लेकिन वो ऊपर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।